नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग रघुवीर सहाय के विषय में पढ़ेंगे। इनके द्वारा रचित जो कविता है उसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 को। निधन हुआ 30 सितंबर 1990 में। जन्म स्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश। पिता का नाम था हरदेव सहाय, वे एक शिक्षक थे। शिक्षा इनकी एमए अंग्रेजी लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। विशेष अभिरुचि संगीत सुनना और फिल्में देखना। गतिविधि अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन। लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। वृत्ति पत्रकारिता, नवजीवन लखनऊ से आरंभ, फिर समाचार विभाग आकाशवाणी नई दिल्ली और फिर नवभारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता। 1929 से 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली के प्रधान संपादक, भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे। कृतियाँ इनके हैं कविता दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, कहानियाँ, सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध है इनके सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथास्थिति नहीं। इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी। संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित। स्वतंत्रता के बाद की भारत की बहुदलीय संसदीय राजनीति तथा एक पिछड़े सामंती सामाजिक ढांचे में लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा और विकास के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में रघुवीर सहाय का रचना कर्म और पत्रकारिता अपना रूपाकार ग्रहण करते हैं। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा पत्रकार हैं, जिनके रचना कर्म और पत्रकारिता का आगे की पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं और वे अनेक कारणों से बहुमूल्य मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय ने विश्व साहित्य से अनेक कृतियों का, विशेष रूप से नाट्य, कथा आदि विधाओं की कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी किया है, जो उनके रचना कर्म का ही एक अंग है। रघुवीर सहाय 6ठे दशक के प्रारंभ में ही अज्ञेय द्वारा संपादित प्रयोगवादी संकलन दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में सामने आए थे। अज्ञेय के सप्तकों और प्रयोगवाद की सबसे बड़ी भूमिका यह है कि छायावाद आदि पिछले काव्य आंदोलनों के बचे खुचे प्रभावों और संस्कारों से नए प्रयोगों द्वारा पूरी तरह मुक्त होकर कविता की अग्रगति और विकास के लिए नई रचना भूमि, नई भाषा, मुहावरा और रचना तंत्र की उद्भावना की शुरुआत हुई। सप्तकों और प्रयोगवाद के द्वारा वास्तविक अर्थों में समवेत रूप से नई कविता की पीठिका रची जा सकी तथा नए साहित्य चिंतन और रचना उपक्रम की प्रस्तावना की जा सकी। दूसरा सप्तक के 7 कवियों में रघुवीर सहाय शामिल थे। उनकी कविता संवेदना, सरोकार, विषय वस्तु, अनुभव, भाषा, शिल्प आदि अनेक तलों पर अपने संकल्प और व्यवहार में नई थी। उनकी विशिष्ट मनोरचना और व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति कहानियों और उनकी पत्रकारिता में भी हुई। एक नया क्षितिज खुल पड़ा। निश्चय ही इस बड़ी युगांतरकारी घटना में अनेक कवियों रचनाकारों की भूमिका थी और ईमानदार संलग्नता के साथ जुटे रहे। यह सिलसिला आगे तक चलता रहा और लगभग उनके रचना दर्शन का अंग बन गया। रघुवीर सहाय की कविता ऊपर कथित अपने परिवेश से उलझकर और उसके प्रति अनुभूति सच्चाई की साहसपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ही
अपना औचित्य और सार्थकता हासिल करती है। कई बार यह प्रतिक्रिया निर्मम, तीखी और दाहक भी हो उठती है, पर ऐसा हरगिज नहीं होता कि इस निर्ममता और दाहकता के लिए कवि अपनी पीठ ठोके, इसमें रस या सुख पाए, इसे अपनी वीर मुद्रा बना ले और दूसरे शब्दों में यह उसकी कविता की आभूषण संपदा बन जाए। रघुवीर सहाय व्यंग्य, कटाक्ष, घृणा और क्रोध का बहुधा उपयोग करते हैं, बड़े सार्थक उपयोग, किंतु उद्देश्य में निहितार्थ परपीड़न का सुख नहीं होता। सच्ची रचनात्मकता या कहें अर्थपूर्ण नई सामाजिकता होती है। जातिवादी ऊंच नीच, अमीर गरीब आदि विभाजनों पर टिकी हुई समाज संरचना, स्वार्थ दोहन, ठगी और पाखंड पर टिकी हुई राजनीति और संस्कृति को लेकर रघुवीर सहाय सतत सजग और सचेत रहे हैं। उन्हें सौंदर्य से ज़्यादा हमेशा ही सत्य कवि कर्म का ध्येय लगता रहा है, बल्कि यह कहना शायद अधिक उपयुक्त हो कि सच के साहसपूर्ण उद्घाटन में ही उनके निकट सौंदर्य के लिए सूरत निकल पाती रही है। ऐतिहासिक परिस्थितियों के दबाव में बदलते जाने की लाचारी में लगातार काइयाँ और धूर्त बनते जाते समाज के समानांतर रघुवीर सहाय को अपनी कविता की जमीन, पैंतरे और चरित्र बार बार बदलते रहने पड़े, और यही कवि की रचना यात्रा रही, कभी थकने न देने वाली, हमेशा चौकस। कवि सामाजिक सरोकारों से के प्रति जागरूक हैं और बदलते हुए समय को भी इन्होंने स्वीकार किया और अपनी वेशभूषा समय के लायक बदली भी। इसको इन्होंने चौकस नज़र से देखा। यहाँ प्रस्तुत कविता उनके संग्रह आत्महत्या के विरुद्ध से ली गई है और एक व्यंग्य कविता है। ऐसी व्यंग्य कविता जिसमें हास्य नहीं, आज़ादी के बाद के सत्ताधारी वर्ग के प्रति रोषपूर्ण तिक्त कटाक्ष है। राष्ट्रीय गान में निहित अधिनायक शब्द को लेकर यह व्यंग्यात्मक कटाक्ष है। आज़ादी हासिल होने के इतने वर्षों के बाद भी आम आदमी की हालत में कोई बदलाव नहीं आया। कविता में हर चरना इसी आम आदमी का प्रतिनिधि है। वह एक स्कूल जाने वाला बदहाल गरीब लड़का है जो अपनी आर्थिक सामाजिक हालत के विपरीत औपचारिकतावश सरकारी स्कूल में पढ़ता है। राष्ट्रीय त्यौहार के दिन झंडा फहराए जाने के जलसे में वह फटा सुथन्ना गरीब बच्चा जो पहनता है कपड़ा फटा हुआ हाफ पैंट जैसा पहने वही राष्ट्रगान दोहराता है जिसमें इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी न जाने किस अधिनायक का गुणगान किया जाता है। अधिनायक का मतलब होता है तानाशाह। तो अपने जो हमारे यहाँ जो गीत होता है, ये जो गीत है राष्ट्रीय गीत हमारा, इसमें जो हम लोग गाते हैं कि जनगण मन अधिनायक जय है, अधिनायक तानाशाह। तो जब हमने प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपनाई तो ये अधिनायक शब्द को गीत में गाना, इस पर कवि का सवाल है। अधिनायक किसके लिए, आखिर यहाँ तानाशाह बनाने की तमन्ना क्यों? तो मतलब कवि ये कहना चाहता है कि हमारे यहाँ जो सत्ता में दल होते हैं, जो लोग बैठे होते हैं बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, वे निश्चित रूप से अपने आप को अधिनायक के रूप में ही देखना चाहते हैं। और शायद इसीलिए इस गीत में इस शब्द को आज भी स्वीकार किया गया है कि जो भी कुर्सियों पर बैठे हैं, बड़े बड़े कुर्सियों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर, बड़े बड़े पदों पर, वे अपने आप को अधिनायक ही समझते हैं। उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया जाएगा। तो कवि रघुवीर सहाय ने अपने राष्ट्रगीत में जो अधिनायक शब्द है उस पर उन्होंने व्यंग्य किया है कि अधिनायक कौन है, वोट देने वाला या जिसको वोट मिल जाता है, जो वोट पा जाता है वो हो गया अधिनायक, या जो अधिनायक को बनाता है वोट दे करके वो अधिनायक। तो अगर जनता है, जनतंत्र है, तो अधिनायक वह नहीं है जो कुर्सियों पर बैठा है। अधिनायक सही मायने में वो है जो आम आदमी है, जो वोट देता है, जिसकी वोट के चलते इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों का निर्माण होता है।
ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, तो फिर अधिनायक क्यों? अधिनायक शब्द पर ये सवाल ये खड़ा करने वाला कवि और कोई नहीं हो सकता, निश्चित रूप से वो रघुवीर सहाय हैं। सत्ताधारी वर्ग बदले हुए जनतांत्रिक संविधान से चलती हुई व्यवस्था में भी राजसी ठाठ बाट वाले भड़कीले रूप दाव के साथ इस जलसे में शिरकत कर अपना गुणगान अधिनायक के रूप में करवाया जा रहा है। कविता में निहितार्थ ध्वनि यह है कि मानो इस सत्ताधारी वर्ग की प्रछन्न लालसा हो सचमुच अधिनायक अर्थात तानाशाह बनने की। तो ये गीत गाने का मतलब कि हम अधिनायक शब्द को स्वीकार कर रहे हैं। तो अधिनायक कौन है? वह आम आदमी, वह जनता जिसके लिए संविधान लिखा गया, जिसके लिए राजतंत्र को छोड़कर हमने प्रजातांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया। तो फिर अधिनायक कौन? आम आदमी या ऊपर बैठा हुआ एक दो आदमी? नहीं, निश्चित रूप से अधिनायक वह आम जनता है जो इस बात के प्रति अनभिज्ञ है। उसे पता नहीं, जब कोई विधायक जी आते हैं गांव में तो प्रणाम करने वालों की लाइन लग जाती है, मुखिया जी के यहाँ सलाम ठोकने वालों की लाइन लग जाती है, क्योंकि हमारा निहित स्वार्थ, हम बिके हुए लोग, हमें समझते नहीं। जब हमने वोट दिया तो हम बड़े हुए। ये जिस दिन जनता को समझ में आ जाए उस दिन किसी नेता के यहाँ कोई नहीं जाए, जनतंत्र की स्थापना हो जाए जो होना चाहिए। और शायद इसी मानसिकता को बढ़ाने के लिए, आपको बात समझाने के लिए ऐसे कवियों की कविताएं आपके सिलेबस में सेट किया गया है। तो कविता पढ़ के एग्ज़ाम में नंबर तो आएंगे ही, लेकिन आप इसका अर्थ क्या है वह समझिए भी। अधिनायक वो नहीं जिसको आपने कुर्सियों पर बैठाया, अधिनायक वो जो वोट देने जाता है, लाइन में लग के पूरा दिन बिताकर वोट देता है। तो जनता है, जनतांत्रिक व्यवस्था है, प्रजा है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, कोई अधिनायकवादी व्यवस्था नहीं है। तो यही कवि का कटाक्ष है, व्यंग है। राष्ट्रगान में जो शब्द है हमारा यूज हुआ, इसका मतलब है तानाशाह शब्द है अधिनायक। ठीक है, तो आगे देखते हैं। रघुवीर सहाय का ही ये लाइन है, समाज में रहते हुए मैं दाढ़ी बढ़ाकर नहीं घूमता, कपड़े इस तरह के नहीं पहनता कि लोग कह उठें वह देखो कवि आया, और बात इस तरह से नहीं कराता कि लोग पूरे हटकर अदब से बैठें, पर बात इस तरह ज़रूर करता हूँ कि सिर्फ वे ही लोग दोबारा मिलना चाहें जो निर्भय हैं और बिना अकारण आदर दिखाए या अकारण आदर मांगे दोबारा मिल सकते हैं। ये कितनी बड़ी बात है। प्रजातंत्र का सही अर्थ इन पंक्तियों में रघुवीर सहाय ने समझाने का प्रयास किया है। बिना काम के किसी को आदर देना और बिना काम के आदर की उम्मीद करना, ये प्रजातांत्रिक स्वभाव नहीं हुआ। इसको बोलते हैं अधिनायकवादी स्वभाव। चापलूसी की भाषा बोलना, बिना काम के भक्ति के पद गाना, किसी की चापलूसी करना, बिना काम के आदर देना या आदर लेने की उम्मीद करना, यही साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में यही अधिनायकवाद की पृष्ठभूमि है, यही उसका बीज तत्व है। तो आप स्वाभिमानी बने। स्वाभिमानी बने मतलब अपने अधिकार को जानिए। आप जनतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में हैं, प्रजातांत्रिक वाले जहाँ की व्यवस्था है उस देश में हैं, तो प्रजा ही सर्वोपरि है। निरर्थक रूप से किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सत्ताधारी के पीछे आगे पीछे करके आप अपनी ही तौहीन करते हो, आप इस व्यवस्था को नहीं समझते हो। तो ये कवि की अपील है, आग्रह है कि आप प्रजातंत्र के अर्थ को समझिए। और इसके लिए उन्होंने जो हमारा राष्ट्रगीत है, अधिनायक शब्द का उसमें यूज हुआ है, इस्तेमाल हुआ है, उस पर ये व्यंग्य के रूप में ये कविता हमारे सामने है। अब देखिए, अधिनायक कौन है? अधिनायक, इस पर सवाल। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है? राष्ट्रगीत में हम लोग लिखते हैं जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो भारत भाग्य विधाता कौन है? भारत का जो भाग्य है उसको लिखने वाला, बनाने वाला, वह कौन है? फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है,
हरचरना जो बच्चा है जो स्कूल में पढ़ता है, सरकारी स्कूल में, वो हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त को वह यह गीत गाता है। तो वह समझना चाहता है, कवि पूछता है कि भारत भाग्य विधाता वह कौन है। मखमल टम टम बल्लम तुरही, ये सब टमटम बल्लम एक औजार है, भला बरसी की तरह तुरही बजाई जाती है। पगड़ी छत्र चंवर के साथ, ये जो नेता लोग जो झंडा फहराने आते हैं बड़े लाव लश्कर के साथ आते हैं। तो ये टमटम मखमल बल्लम तुरही पगड़ी छत्र चंवर, चंवर क्या है, राजा के आगे पीछे डुलाया जाता है। तो ये चंवर के साथ तोप छुड़ाकर ढोल बजाकर, तोप चला करके दिखाया जाता है, ढोल बजाए जाते हैं। जय जय कौन कराता है, जय जय हम लोग करते हैं, जय हो। तो किसकी जय हो? क्या जो कुर्सियों पर बैठे हैं एक राष्ट्रपति या जो सबसे हेड है देश का वो, या संविधान, या आम आदमी वोटर देश का, कौन, किसके लिए कौन कौन जय करवाता है? हम लोग जय जयगान करते हैं किसके कहने पर? वह तानाशाह अधिनायक कौन है? तो वो जनता आती कहाँ से है? तो पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है। ये नर कंकाल जो आते हैं, गरीब आदमी, गरीब जनता, वो कंकाल की तरह ही तो है, जिसके पास, जिसके शरीर पर खून नहीं, स्वस्थ शरीर नहीं, वो कंकाल जैसा मालूम होता है। और वह देखने आता है, सिंहासन पर बैठा हुआ जो है उसको तमगा जो लगाता है, तमगा बनाने वाला आदमी वो कौन होता होगा? वो मजदूर होगा, वो आम आदमी होगा, ठीक है। मेडल लगाता है तो मेडल जो बनाता है वह आम आदमी है, वह लेबर है, मजदूर है। कौन कौन है वह जन गण मन अधिनायक वह महाबली, वह कौन कौन है जो जन गण मन है, जनतांत्रिक गणतांत्रिक जो आत्मा है वह क्या है? अधिनायक वह कौन है? महाबली। डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, न भी मन से करे तब भी आदमी बाजा बजाता है, गान करता है। तो ऐसा क्यों करता है, किसके लिए करता है? तो हमें समझना चाहिए अधिनायक वह एक व्यक्ति नहीं, वह आम आदमी है, जनता है। हमारे व्यवहारों में जिस दिन यह फ़र्क नज़र आ जाएगा, जिस दिन हमें अपनी औकात का पता चलेगा, जिस दिन हमें अपनी ताकत का ज्ञान होगा, शायद उस दिन इस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था सही मायने में लागू हो। नहीं तो आज गरीब के नाम पर नेतागिरी करने वाले लोग बड़े बड़े पदों पर जाते रहेंगे, और गरीब की गरीबी दूर हो या ना हो, उनकी गरीबी निश्चित रूप से दूर होती रहेगी। तो ये हम लोगों ने इस कविता में देखा, कवि की आत्मा अधिनायक शब्द पर कटाक्ष करती है, व्यंग्य के रूप में एक कविता है। तो अधिनायक का अर्थ समझाने का प्रयास है। निश्चित रूप से कविता आपको अच्छी लगी होगी, आपने इसको देखा, इसके लिए धन्यवाद।